आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के चैप्टर 10 का पार्ट 2 डिस्कस करने लगे हैं। रेलेवेंट सेक्शन जो इस पूरे पोर्शन से डील करते हैं वो है सेक्शन 120 से लेके 126। लेकिन इन तमाम सेक्शन को एक वीडियो लेक्चर में कवर करना इम्पॉसिबल है, सो लिहाजा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जस्ट इसका फर्स्ट सेक्शन सेक्शन 120 को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले इसको डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हमें ये जो टर्म है असेसमेंट, इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो कि असेसमेंट बेसिकली होता क्या है। सो असेसमेंट का अगर वन लाइनर वर्ड में इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन करूँ तो असेसमेंट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, तखमीना लगाना। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एफपीआर अथॉरिटीज़ यानी कि कमिश्नर जब एक टैक्स पेयर वॉलंटरी तौर पर सेक्शन 114 सबसेक्शन 1 के तहत अपनी रिटर्न जमा करवाता है, सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 की तमाम रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए, तो उसकी जो वॉलंटरी रिटर्न होती है उस पर जो एफपीआर की अथॉरिटीज़ यानी कि कमिश्नर चेकिंग करते हैं कि क्या इसने बिल्कुल एक्यूरेट अपने टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की है, ड्यू टैक्स यानी जो इस पर पेएबल टैक्स है कैलकुलेट किया है। तो अगर तो वो जो ये जो चेकिंग का प्रोसेस होता है उसकी वॉलंटरी रिटर्न के ऊपर टैक्स पेयर की एफपीआर अथॉरिटीज़ की तरफ से, उसे हम बेसिकली कानून की ज़ुबान में असेसमेंट कहते हैं। अब इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 120 को, उसका टाइटल असेसमेंट है। टोटल 7 सब सेक्शन हैं इस सेक्शन में कवर किए हुए। अगर मैं इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करूं तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जब एक टैक्स पेयर वॉलंटरी तौर पर अपनी रिटर्न जमा करवाता है सेक्शन 114 के तहत, और सेक्शन 114 सब सेक्शन 2 के तहत जो रिक्वायरमेंट है रिटर्न की वो सारी पूरी वो कर रहा है, मतलब जो रिक्वायर्ड उसकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिहाज से जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो उसने जमा करवा दी, अपनी इनकम डिक्लेयर की, अपने प्रॉपर एंट्रीज़ की, प्रॉपर अपनी डिडक्शन, अपनी टैक्स क्रेडिट और अलाउंस जो है वो क्लेम किए, और प्रॉपर अपना टैक्स कैलकुलेट किया और पे किया। अगर उसने वो और वेल्थ अपनी डिक्लेयर की, मतलब अपनी रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट और अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर उसने सारी जो रिक्वायरमेंट थी वो उसने पूरी की और अपनी वॉलंटरी रिटर्न जमा करवा दी, तो उसके बाद उसकी रिटर्न अगर तो असेस उन्हें एफपीआर अथॉरिटीज़ को यानी कमिश्नर को एक्यूरेट लगती है कि हाँ वाक़ई ही इसने बिल्कुल सही असेसमेंट की है अपनी, मतलब इतनी जो इतने इसने अपनी रिटर्न के अंदर अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर की उतनी इसकी टोटल इनकम है, और जितनी इसने अपनी टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर की इतनी ही इसकी बनती है, और जितना इसने अपने पेएबल टैक्स क्लियर किया उतना इसका ऊपर बनता है, और जितनी भी इसने अपनी दूसरी एंट्रीज़ की, लाइक जितने भी इसने अपनी कोई डिडक्शन और अलाउंस और लॉस वगैरह क्लेम किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो तब वो उसकी इस रिटर्न के ऊपर एक को ही उसका उसकी जो है वो सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 120 के तहत कंसीडर कर लेते हैं, जिसे डीम्ड असेसमेंट भी कहते हैं। उसके लिए उन्हें कोई सेपरेट ऑर्डर से जारी नहीं करते। जैसा कि आप लोगों ने मेजॉरिटी टाइम ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि जब हम एक रिटर्न जमा करवाते हैं तो आपकी कंप्लीटेड टास्क के अंदर फ़ोल्डर में आपकी रिटर्न भी सबमिटेड आती है और उसके साथ 120 ऑर्डर लिखा होता है। तो वो बेसिकली यही होता है कि अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट रिटर्न जमा करवाई है और वो बिल्कुल ठीक लगती है एफपीआर अथॉरिटीज़ को, तो अब वो उस पर आपको उसी आपकी जो सबमिटेड वॉलंटरी रिटर्न को ही आपकी ओरिजिनल असेसमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं सेक्शन 120 के तहत, और आपको उसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर जारी नहीं करते। लेकिन कुछ इसकी हर जनरल रूल की कानून में कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है, सो इस जनरल रूल की भी है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि जब आपकी वॉलंटरी रिटर्न को आपकी सेल्फ असेसमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, और वहाँ पर एफपीआर आपकी रिटर्न के ऊपर आपको डायरेक्ट 120 का ऑर्डर जारी नहीं करती, बल्कि बल्कि एक चेकिंग करने के बाद जो है वो जारी करती है। तो वो किन कंडीशन में ऐसा होता है ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो सब सेक्शन 1 इसका ये कहता है कि जब आप जो ऐसा टैक्स ईयर जो कि यकम जुलाई 2002 के बाद से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यानी कि 2003 के टैक्स ईयर के बाद अगर कोई टैक्स पेयर अपनी वॉलंटरी रिटर्न जमा करवाता है सेक्शन 114 के तहत, और वो रिटर्न जो है वो रिवाइज़ रिटर्न नहीं, यानी सेक्शन 114 सबसेक्शन 6 के तहत वो रिवाइज़ रिटर्न नहीं है, बल्कि एक वॉलंटरी रिटर्न है जो कि एक टैक्स पेयर ने जमा करवाई है टैक्स ईयर 2003 के बाद। तो यानी इस सेक्शन की कमेंसमेंट जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन टैक्स ईयर 2003 के बाद है।
तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी एक वॉलंटरी रिटर्न जमा करवाई टैक्स पेयर ने टैक्स ईयर 2003 के बाद और वो रिवाइज़ रिटर्न नहीं है सेक्शन 114 सबसेक्शन 6 के तहत, तो उस वॉलंटरी रिटर्न को जमा करवाने के बाद एफपीआर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, उन पर नंबर 1 क्लॉज़ ए के तहत ऑब्लिगेशन ये है कि वो आपकी जो आपने अपनी उस रिटर्न के अंदर टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर की है, ड्यू टैक्स डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी वो असेसमेंट करेंगे। और क्लाउज़ बी ये कहता है कि जो भी रिटर्न जो है वो आपका असेसमेंट ऑर्डर कंसीडर कर ली जाएगी, वही आपकी वॉलंटरी रिटर्न अ, और जैसे ही आप वो रिटर्न जमा करवाओगे, उसी के ऊपर जो है कमिश्नर आपको एक असेसमेंट ऑर्डर जारी कर देगा, उसी डे पर जिस दिन आपने वो रिटर्न जमा करवाई होगी। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है जो कि ये जो रेड लाइन्स में लिखा हुआ है, वो इसकी एक्सेप्शन ये है कि इसमें ये बताया गया है कि अगर होता तो यही है कि आपने अपनी वॉलंटरी रिटर्न जमा करवाई, रिवाइज़ रिटर्न जमा नहीं करवाई और आपकी रिटर्न जमा करवाने के बाद एफपीआर ने आपकी उसी रिटर्न को आपकी सेल्फ असेसमेंट कंसीडर कर लिया, उसी डेट पर जिस डेट पर आपने अपनी वॉलंटरी रिटर्न जमा करवाई थी और आपको एक असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 120 के तहत जारी कर दिया। लेकिन वो आपको ये ऑर्डर तब जारी नहीं करता जब वो आपकी इस रिटर्न के ऊपर वॉलंटरी सबमिटेड रिटर्न के ऊपर ऑटोमेटेड अपना ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम जो है वो ओपन कर ले। अब ऑटोमेटेड एडजस्टेड सिस्टम क्या है? ये बेसिकली इस तरह आप इसको समझें कि जिस तरह हम लोग इन आवर चाइल्डहुड एरा जब हम लोग छोटी क्लासेस में यानी कि जब स्कूल टाइम पीरियड था, हर स्टूडेंट ने फेस किया होगा कि हमें क्लास में होमवर्क मिलता था कि ये आपने घर से कर कर लेकर आना है। अब अगर वो होमवर्क बिल्कुल ठीक होता था तो हमें गुड और स्टार एक्सीलेंट मिल जाता था, थोड़ी-सी तारीफ़ भी मिल जाती थी। अगर जिस तरह के मैथ के क्वेश्चन में क्योंकि वो मेजॉरिटी टाइम घर से ही करने के लिए वो काम मिलता था कि ये आपको जाहिद मैडम ने कोई क्वेश्चन आपको करवा दिया और फिर कह दिया कि ये जो है वो अब आपने घर से करके लेकर आना है। मतलब 1 यूनिट में 1 क्वेश्चन करवा दिया और बाकी सारे आपका होमवर्क हो गया, जिस तरह ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि मैथ में तो रिक्वायर ही प्रैक्टिस है। तो इस तरह आप समझ लें कि जिस तरह आपको होमवर्क मिलता था और अगर वो होमवर्क बिल्कुल ठीक होता था आपका, तो उस पर आपको कोई आपकी गलती वगैरह नहीं होती थी और आपको गुड स्टार एक्सीलेंट मिल जाता था। इसी तरह अगर ये आपने जो रिटर्न जमा करवाई है वो बिल्कुल ठीक है, तो तब तो आपको असेसमेंट ऑर्डर आ गया, सेक्शन 120 के तहत। लेकिन अगर उसमें कोई गलती होती थी उस होमवर्क में, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको समझाया जाता था कि ये आपने फ़ॉर्मूला ठीक नहीं लगाया या ये क्वेश्चन आपका गलत है। और क्रॉस भी मिल जाता था। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि अगर ये आपकी रिटर्न बिल्कुल ठीक नहीं है, तो एफपीआर बेसिकली उस टाइम फिर आपको असेसमेंट ऑर्डर जारी नहीं करती, बल्कि ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम के थ्रू आपकी इस रिटर्न में जो भी उसे गलती लगती है, उसे वो ठीक करती है और आपको नोटिस जारी करती है कि इसे एक रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के अंदर इस मिस्टेक को रेक्टिफ़ाई करें मतलब करेक्ट करें। तो ये इसकी एक्सेप्शन है बेसिकली कि नॉर्मली तो आपकी वॉलंटरी रिटर्न के ऊपर आपको असेसमेंट ऑर्डर जारी हो जाता है, लेकिन वो तब जारी नहीं होता जब वो ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम से आपकी रिटर्न को गुज़ारे, प्रोसेस करे एफबीआर अथॉरिटीज़ यानी कि कमिश्नर। अब इसकी भी एक्सेप्शन है आगे इस ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम की भी, जो कि फर्स्ट प्रोविज़ो में बताया गया है कि जब तक सबसेक्शन 2A के अंदर जो डेट स्पेसिफ़ाई हुई है सबसेक्शन 2A के 4th प्रोविज़ो के अंदर जो डेट स्पेसिफ़ाई हुई है ना, वो स्पेसिफ़ाई नहीं होती, तब तक जो है वो नोटिफ़ाई नहीं होती सॉरी, तब तक ये सेक्शन जो है वो एनफोर्सेबल कंसीडर किया जाएगा, ऐसे ही कि ये सबसेक्शन 2A भी एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये है, इस सारी का बात को करने का मकसद ये है, अगर इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन करें ना, तो वो तो ऊपर से जाएगा आपके और आपको समझ नहीं आएगी। इस प्रोविज़ो में बेसिकली कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर तो आपकी रिटर्न के ऊपर उन्होंने बैरियर चेकिंग नहीं लगाई यानी ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम से नहीं गुज़ारा, तो उस टाइम ये जो है ना आपका सबसेक्शन 1 वो एनफोर्सेबल कंसीडर किया जाएगा। मतलब आपने वॉलंटरी रिटर्न जमा करवाई, आपको ऑटोमैटिकली उसी टाइम पर सिस्टम की तरफ से आपका रिटर्न ठीक थी, आपको असेसमेंट ऑर्डर आ गया, ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप ज़रा किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाएँ, तो वहाँ से जब आप गुज़रते हो, तो अगर तो आपका बिल बिल्कुल क्लियर होता है, तो आप पर कोई जो है वो
कोई बीप की साउंड नहीं आती, लेकिन अगर आपका कोई मतलब बारकोड चेक हो रहे थे, लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ होता है, मतलब कोई ऐसा सामान जिसकी आपने पेमेंट नहीं की हुई, तो उस पे फ़ौरन ही बीप की साउंड आ जाती है कि समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर तो उन्होंने आपको ये बीप की साउंड, या आप कंसीडर कर लें कि ये ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम से नहीं गुज़ारा आपको, देन एवरीथिंग इज़ ओके। आपका सारा मसला ठीक है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं, कुछ मिस्टेक है, तो फिर उस टाइम फिर अब आपको वेट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको लाइन में लगना पड़ेगा, अब आपकी उस रिटर्न पे फ़ौरी तौर पर असेसमेंट ऑर्डर नहीं आ जाएगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल को देने का पर्पस बेसिकली ये है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को समझ सकें कि बात इधर क्या मोटिव जो है मेरा पढ़ाने का, कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। सो पहली एक्सेप्शन आपको इसकी मिल गई। सेकंड एक्सेप्शन इसकी जो प्रोवाइज़ो है वो बेसिकली इस एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है, कि जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर तो ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम के लिए आपकी रिटर्न सेलेक्ट हो गई, तो अब इस सिचुएशन के अंदर ये होगा कि अब पहले सबसेक्शन 2A की कंपाइलेंस होगी, देन जो है अब आपका ये प्रोसेस होगा, यानी सबसेक्शन 1 की इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने आपकी रिटर्न को सिलेक्ट कर लिया कि नहीं, आपने प्रॉपर असेसमेंट नहीं की, आपने जो टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, ड्यू टैक्स एंड अदर रेलेवेंट एंट्रीज़ डिक्लेयर की हैं अपनी रिटर्न में, उनमें कुछ ल्यूकनास हैं वो करेक्ट नहीं हैं। तो उन्होंने अगर ये कह दिया है ना आपको सबसेक्शन 2A के तहत कि अभी जो है इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो अब इस सिचुएशन में पहले अब वो एडजस्टमेंट करवाई जाएगी, देन सबसेक्शन 1 की प्रोविज़न की इम्प्लीमेंटेशन होगी। मतलब प्राइमरी बेसिस पे पहले उसको फ़ॉलो किया जाएगा, वो एडजस्टमेंट कराएँगे, तब जाके अब आपको जो है वो सेल्फ असेसमेंट का ऑर्डर आएगा, ठीक है? अब अगर सेकंड थर्ड प्रोविज़ो ये कहता है कि जब सेकंड प्रोवाइज़ो की कंप्लायंस करवाई जा रही होती है ना, तो जो एडजस्टमेंट अमाउंट है सबसे वो ही, मतलब जो उन्होंने एफपीआर अथॉरिटीज़ ने आपकी अमाउंट एडजस्ट की है, नहीं यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये आपकी टोटल इनकम है। उन्होंने जो आपका कैलकुलेट किया हुआ था टोटल इनकम टैक्सेबल और ड्यू टैक्स, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बल्कि खुद से जो है कहा कि ये नहीं, ये टोटल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम, ये ड्यू टैक्स है। तो अब उसको कंस्ट्रूड यानी कि कंसीडर कर लिया जाएगा कि यही बेसिकली आपका टैक्स पेबल है, यही आपका ड्यू टैक्स है। यानी कि लेट्स सपोज़ आपने टोटल इनकम डिक्लेयर की हुई थी 8 लाख, टैक्स आपने उस पर बनाया हुआ था 20,000, और टैक्सेबल इनकम आपने डिक्लेयर की हुई थी अपनी 7.5 लाख। उन्होंने कहा नहीं, आपकी टोटल इनकम है 9 लाख, टैक्सेबल इनकम है आपकी 8.5 लाख, और ड्यू टैक्स आपके ऊपर है 25,000। तो अब ये जो उन्होंने कह दिया है वो कंसीडर कर लिया जाएगा कि वो एक्यूरेट एंट्री है, ना कि वो जो कि आपने कैलकुलेट की थी। नेक्स्ट है इसका पॉइंट 2 कि अब जिस दिन इस सबसेक्शन 2A की कंप्लायंस की करवा दी जाएगी, वही डेट आपकी क्लॉज़ बी के लिए समझी जाएगी। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने कह दिया कि अब ये है आपकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और ड्यू टैक्स, और अब आपने जिस डेट पे उस उनकी बताए हुए जो उनकी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक अपनी डिफ़ॉल्ट टैक्स की पेमेंट कर दी, यानी 20,000 तो आपने पे किया हुआ है, फर्दर आपने 5,000 और पे कर दिया। तो अब इस उस डेट को ही बेसिकली आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न समझा जाएगा, और उसी डेट को ही आपकी सेल्फ असेसमेंट के ऑर्डर की डेट भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ऊपर यही बताया गया था कि जिस डेट पे रिटर्न जमा करवाओगे, उसी डेट पे सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। कि अगर तो लेकिन वो तब होता था जब आपकी रिटर्न ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम के लिए सिलेक्ट नहीं हुई थी, इन केस कि आपके रिटर्न में कोई बीप की साउंड नहीं आई थी, कोई आपकी चोरी नहीं पकड़ी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट सबसेक्शन 1 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इवन दो आपने अपनी रिटर्न जमा करवा दी और वो बिल्कुल ठीक थी, एफपीआर को उससे कोई एतराज़ नहीं था। एफपीआर ने कहा कि हाँ ठीक है, जितना आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, जितना आपने ड्यू टैक्स कैलकुलेट किया, जितनी आपने टोटल इनकम कैलकुलेट की, वी आर एग्री विद इट, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, हमें कोई इसमें गलती नज़र नहीं आई। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम आपकी
केस को, आपकी रिटर्न को ऑडिट के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते। बेशक आपकी रिटर्न बिल्कुल ठीक है, फिर भी स्टिल आप पर ऑडिट की तलवार लटकती रहेगी। आपका केस जो है वो ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो सकता है और सेक्शन 177 के तहत, और जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो उधर जो तरीक़ाकार रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं वही फ़ॉलो किया जाएगा। अब बेसिकली ये यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सेक्शन 177 में ऑडिट के लिए केस कलेक्ट करने के लिए कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ कि किस बंदे की इतनी इनकम होगी तो हम उसे ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पर रैंडमली बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं ऑडिट के लिए। उनका जिसको कुर्बानी का बकरा उनका बनाने को दिल कर रहा होता है, उस बंदे को वो ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर वो जिसको भी ऑडिट के लिए सिलेक्ट करना चाहें, वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एफपीआर के पास ये इख्तियार है। हाँ, लेकिन ये जो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू है कि सैलरी पर्सन जो है वो ऑडिट के लिए सिलेक्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और उसकी कोई ख़ास इनकम नहीं होती, लेकिन उसने कोई प्रॉपर्टी वग़ैरह ली होती है और हमें उसकी इनकम बनानी होती है ताकि हम जस्टिफ़ाई कर सकें, सैटिस्फ़ाई कर सकें कि इसने ये असासा कैसे ख़रीदा, तो हम उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 6 लाख सैलरी में डाल देते हैं। और अगर हमने 6 लाख सैलरी में नहीं भी ऐड करनी, दैन भी फिर हम अदर सोर्सेज़ में 6 लाख डाल देते हैं, और अगर हम सैलरी में डाल भी लें, तो वो अदर सोर्सेज़ में भी 6 लाख में चल भी जाएगी, तो वो एग्ज़ैम्प्ट ही है। 6 लाख इनकम एग्ज़ैम्प्ट है, वो सेफ गेम होती है, उस पर आपको कोई नहीं पकड़ सकता। तो ये कुछ थोड़े प्रैक्टिस के टैक्टिक्स हैं जो कि हम टैक्स कंसल्टेंट करते हैं ताकि अपने क्लाइंट को हम लोग सेफ ज़ोन में रख सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता है आपके पास सबसेक्शन 2 में कि जो रिटर्न आपकी कौन-सी रिटर्न जो है वो कंप्लीट रिटर्न कंसीडर की जाएगी, तो ये बता रहा है कि जो रिटर्न सेक्शन 114 के सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जमा करवाई जाती है, वो कंप्लीट रिटर्न कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पर बेसिकली ये है कि जब आपका सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, उसके हवाले से जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, लाइक अगर सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, तो सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट आपने लगाना है। प्लस आपने अपनी प्रॉपर रिटर्न में इनकम यानी अपनी सैलरी इनकम, अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और वेल्थ स्टेटमेंट और जो है वो सारी चीज़ें जो है वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, रेलेवेंट एंट्रीज़, रेलेवेंट क्लेम, रेलेवेंट लॉसेस और वेल्थ में आपने पूरे साथ-साथ जब आप पूरी चीज़ें अपनी डिक्लेयर करते हैं ना, ए टू ज़ी रिक्वायरमेंट अपनी रिटर्न की पूरी करते हैं, तो वो रिटर्न आपकी कंप्लीट रिटर्न कंसीडर की जाती है। अब सबसेक्शन 2 जो है वो बेसिकली यहाँ पर आ गया, जिसकी बार-बार सिलेक्ट की वो बात की जा रही है कि इधर जो है वो बेसिकली वो ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम बताया गया है कि वो है क्या? तो इसको मैं पढ़ देती हूँ। तो वो कहता है कि रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश अंडर सबसेक्शन 2 सेक्शन 114 शैल बी प्रोसेस्ड थ्रू द ऑटोमेटेड सिस्टम। जो आपने अपनी रिटर्न जमा करवाई है सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 के तहत, उसको अगर प्रोसेस कर लिया जाता है ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम के थ्रू, क्यों प्रोसेस किया जाता है? उसका पर्पस ये होता है कि हम पहुँच सकें आपकी करेक्ट अमाउंट ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल पर, ड्यू टैक्स के ऊपर। और ये हम किस तरह पहुँचेंगे? एडजस्टमेंट करके। और वो एडजस्टमेंट किस चीज़ में करके, कि अगर किसी किस्म का कोई मैथमेटिकल एरर था आपकी रिटर्न में, अब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपने रिटर्न जमा करवाई और अगर आपकी रिटर्न जो है वो ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम के लिए सिलेक्ट हो गई, वहाँ से प्रोसेस हुई, प्रोसेस क्यों की गई? ताकि हम ये जान सकें कि एक्चुअली जो आपने टैक्स पेयर ने डिक्लेयर किया था, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम और ड्यू टैक्स, वो एक्यूरेट नहीं था। तो हम इसलिए कि आपकी सिलेक्ट हुई है, और सिलेक्ट हुई ही इस पर्पज़ के लिए ताकि अब हम करेक्ट फिगर पे पहुंच सकें, यानी करेक्ट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ड्यू टैक्स पे पहुंच सकें। और अब हम ये किस तरह पहुंचते हैं इस पर एग्जैक्ट फिगर पर? एडजस्टमेंट करके। एडजस्टमेंट किस तरह करके? एडजस्टमेंट किन चीज़ों में करके? तकरीबन 4 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मतलब अगर किसी किस्म की कोई मैथमेटिकल एरर है आपकी रिटर्न में, उसको ठीक करके, आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम कर दिया है जो कि रिटर्न में आपकी इन्फॉर्मेशन से शो भी हो रहा है। मैथमेटिकल एरर ये है कि अगर आपके ऊपर टैक्स बनता था 25,000 का, आपने 20,000 का डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसको ठीक करके, अगर आपकी रिटर्न से कोई इनकरेक्ट क्लेम डिक्लेयर हो रहा है जो रिटर्न में आपने शो किया हुआ, तो उसको ठीक करके, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने रिटर्न में अपनी इनकम, बिजनेस इनकम 8 लाख शो की हुई है और वेल्थ स्टेटमेंट में जाके मैंने नॉर्मल इनकम के अंदर 7 लाख शो की हुई है, तो वो रिकॉर्ड में शो हो रहा है कि मैंने इनकरेक्ट क्लेम किया हुआ है। तो इस इनकरेक्ट क्लेम को ठीक करके आप इस तरह,
और इसके अलावा प्लस थर्ड ये बताया जा रहा है कि ये एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है कि अगर आपने कोई लॉस, कोई डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट जो है जो आपका नहीं बनता था, वो आपने क्लेम कर दिया, तो उसको डिसअलाउ करके लाइक अगर मैंने कोई ज़कात नहीं दी हुई, मैंने कोई चैरिटी में कुछ पैसे नहीं दिए हुए, पर फिर भी मैंने अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए वो क्लेम कर लिया है अपनी रिटर्न में, तो उसको माइनस करके, उसको डिसअलाउ करके भी आपकी इस रिटर्न एडजस्टमेंट की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपने कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है जो कि नहीं बनता था आपका करना, तो उसको भी डिसअलाउ करके एडजस्टमेंट की जा सकती है। मतलब ये 4 एक्शन करके एडजस्टमेंट आपकी रिटर्न में करके आप अपनी सही टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और ड्यू टैक्स पर पहुँचा आपके जा सकता है। लेकिन अब ये एडजस्टमेंट करने के लिए पहले एक कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी करनी पड़ती है और वो ये है कि आपको जो है वो एफपीआर को आपको एक नोटिस भेजना पड़ता है, सिस्टम जनरेटेड नोटिस आपको आएगा, जिसमें वो आपको बताएँगे कि भई हम आपकी रिटर्न में ना ये एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब जो आपने ड्यू टैक्स और टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम डिक्लेयर की है, वी आर नॉट सैटिस्फाई विद इट, हम इससे सैटिस्फाई नहीं हैं, सो लिहाज़ा हम इसमें ये एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसकी अपनी इस इंटेंशन का वो आपको पहले एक नोटिस देंगे। और अब अगर आपने उस नोटिस के मिलने के बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया विदिन 30 डेज़, तो अब वो एडजस्टमेंट करने से पहले आपके उस रिप्लाई को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप हठधर्म रहे, आपने 30 डेज़ तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब वो आपके बगैर जवाब के खुद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज़ ऑफ दैट नोटिस वो आपकी एडजस्टमेंट कर देंगे जो उन्हें बेहतर लग रही होगी। थर्ड प्रोवाइज़ो ये कहता है कि एडजस्टमेंट के ऊपर भी बार है कि ये एडजस्टमेंट जो है, मतलब ये जो बीप की साउंड है आपके रिटर्न पे, एक तरह से देखा जाए तो रेड अलर्ट आपको किया जा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी रिटर्न जमा करवाने के पास जो है वो 6 महीने के अंदर-अंदर। अगर तो एफपीआर भी नेग्लिजेंट है, क्योंकि इट इज़ अ मैक्सिमम ऑफ अ लॉ स्पॉट ओनली विजिलेंट, जो यानी डिले डिफीट इक्विटी ना, तो वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने भी एफबीआर वालों ने भी 6 महीने तक आँखें मूंद के रखी हुई हैं, कोई आपकी रिटर्न जमा करवाने के बाद आपको नहीं कहा कि ये आपकी जी है, ये आपका ड्यू टैक्स और ये टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम हम इससे सैटिस्फाई नहीं है, कुछ नहीं कहा आपको रिटर्न जमा करवाने के 6 महीने तक। जैसे ही 6 महीने एक्सपायर होंगे, तो वो भी कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते आपकी सबमिटेड रिटर्न में, और आपकी ही रिटर्न, सबमिटेड रिटर्न को ही आपके सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर कंसीडर कर लिया जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको एफबीआर की तरफ से मैसेज आ जाएगा। वैसे मैं एक बात बताऊँ, प्रैक्टिकली तौर पे बड़ी हद हार्डली 1 घंटे तक आपको 120 का ऑर्डर आ जाता है, और अगर सीज़न के दिन चल रहे हों और आप आखिरी दिनों में अपनी रिटर्न जमा करवा रहे हों, तो तब ज़रा थोड़ा-सा, अव्वल तो उस टाइम रिटर्न ही नहीं जमा हो रही होती, बार-बार ही सिस्टम कोलैप्स कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जो है आपको इतना टाइम नहीं लगता, 120 का ऑर्डर आने में आ जाता है। बड़ी हद 1 दिन लग जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये ऑटोमेटेड, अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस के किसी केस में ये ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट सिस्टम वाला मैटर होते हुए नहीं देखा, लेकिन कानून में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई गुंजाइश है, तभी तो उन्होंने लिखा हुआ है। क्योंकि लॉ की एक प्रोवर्ब है कि लेजिस्लेटर डोंट वेस्ट इट वर्ड्स ना, इधर कहीं कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ होता जहाँ जिसका जिसका कोई पर्पस ना हो, वो अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करते। इसकी परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जब भी हम किसी कानून को पढ़ते हैं, तो वहाँ डेफिनेशन क्लॉज़ लिखा होता है। उसको क्यों लिखा जा रहा होता है? क्योंकि अगर तो बार-बार हर सेक्शन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी पहले एक्सप्लेन कर दी गई है, उसको वो डिफ़ाइन करने लग जाएँ, तो हो गया काम। कानून की किताबों का भी और बच्चों का भी सर चकरा जाएगा, इतना उनसे नहीं पढ़ा जाएगा। वैसे तो वो डेफिनेशन बार-बार यूज़ हो रही है, लेकिन एक चीज़ जो कि एक दफ़ा लिख दी गई है, उसको बार-बार लिखना जो है वो एक तरह से देखा जाए तो वो तहमीद बाँधने की कैटेगरी में ही आ जाता है, फ़ज़ूल है। तो इसी तरह वहाँ पर भी जब डेफ़िनेशन में ये लिख दिया जाता है कि जब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की गई है, आगे जाकर अगर कहीं यूज़ होगी तो उनका वही मतलब होगा, तो वो बेसिकली यही मतलब होता है कि कानून जो है वो जो एक वर्ड एक दफ़ा उन्होंने लिख दिया है, तो उसको दोबारा वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझते, और अगर कोई चीज़ उन्होंने डिफ़ाइन की है, तो उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, क्योंकि वो कोई ऐवी बेफज़ूल वर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं कानून में लिखी हुई। हर चीज़ पे कोई ना कोई रिलीफ़ है, हर चीज़ पे कोई ना कोई रूट है।
हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन शैल अप्लाई फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इस सबसेक्शन की प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन उस डेट से होगी जो कि एफपीआर नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 3। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर वो तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो कॉन्सिक्वेंस थे कि अगर आपने कंप्लीट रिटर्न जमा करवाई, उसमें कोई आपने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी, फिर भी आपकी किस्मत ख़राब थी कि अगर आपकी रिटर्न जो है वो सबसेक्शन 2A ऑफ दैट सेक्शन 120 के तहत रेड अलर्ट में सिलेक्ट हो गई और वो आपकी रिटर्न से सैटिस्फाई नहीं हुए, आपकी सबमिटेड रिटर्न से सैटिस्फाई नहीं हुए, तो वो तो तब की सिचुएशन थी। सबसेक्शन 3 में ये बताया जा रहा है कि आपने रिटर्न ही कंप्लीट जमा नहीं करवाई, मतलब वहाँ तो कंप्लीट थी, फिर भी आप सिलेक्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपने जो अपनी रिटर्न जमा करवाई है, वो है ही नहीं कंप्लीट, वो कंप्लीट रिटर्न नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में कमिश्नर आपको नोटिस जारी करता है कि इन्फॉर्म करने के लिए कि जो आपकी डेफिशिएंसी है आपके रिटर्न के अंदर, वो आप जो है वो ठीक करें और आपको डायरेक्शन देता है कि जो आपको मैं नोटिस में टाइम दे रहा हूँ, उस टाइम लिमिट के अंदर अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन, कोई पार्टिकुलर जो कि आपने अपने रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया, वो जमा करवाएँ। इसकी परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जब हम वैसे तो इधर 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 इसका रेलेवेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर वॉलंटरी रिटर्न की बात हो रही है, रिवाइज रिटर्न की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर आपने कभी अपनी रिटर्न जमा की हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब हम लोग रिटर्न रिवाइज कर रहे होते हैं तो रिवाइज रिटर्न करने से पहले वो हमें रीज़न ऑफ रिटर्न कहता है कि ये लगाए बताएं कि किस वजह से आप रिवाइज कर रहे हो। अगर हम वो जमा लगा ही लगाते तो हमारी रिटर्न जो है वो फ़ौरी तौर पर हमें मैसेज आ जाता है और हमारी रिटर्न जमा नहीं होती। इसी तरह अगर कोई रेलेवेंट स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं लगाया होता अपनी रिटर्न में तो तब भी हमें सिस्टम एरर आ जाता है, हमारी रिटर्न जमा नहीं होती। तो बेसिकली यही हो रहा होता है। कोई नोटिस वगैरह नहीं आता इसमें स्पेशली, तो वो उसको एक मैसेज सा आ जाता है कि आप ना ये आपकी मिस्टेक है रिटर्न में, तो ये आपको ये आप ठीक करें। अब इसमें भी एक्सेप्शन है कि कौन-सी चीज़ों को डेफ़िशिएंसी कंसीडर नहीं किया जा रहा, तो वो ब्रैकेट के अंदर वर्ड लिखे हुए हैं कि अगर आपने कोई इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ मतलब जो ड्यू टैक्स है ना, आपने वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया हुआ, वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट टैक्सेबल इनकम लिखी हुई है, इनकरेक्ट ड्यू टैक्स लिखा हुआ है या शॉर्ट पेमेंट आपने लिखी हुई है टैक्स की, तो वो चीज़ें जो है वो डेफ़िशिएंसी में नहीं आती, वो डेफ़िशिएंसी की कैटेगरी के अंदर नहीं आती। डेफ़िशिएंसी की कैटेगरी के अंदर आती है कि आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई पार्टिकुलर नहीं लिखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की, कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सब सेक्शन 4 ये कहता है। हाँ, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर जो आपको ड्यू डेट दी गई थी ना सबसेक्शन 3 के अंदर कि अपनी ये जो ल्यूकनाज़ हैं अपने रिटर्न में वो ठीक करें, अपनी इनकम्प्लीट रिटर्न को कंप्लीट करें। आपने जो है वो कहा कि मेरी बला से मैं तो जवाब नहीं देता, आपने जवाब ही नहीं दिया। आपने वो नोटिस क रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। तो अब एफपीआर कहेगा कि भई जब आपको खुद कोई सरोकार नहीं पड़ी तो फिर हमें भी आपकी कोई परवाह नहीं। वो आपकी इस फंड रिटर्न को इन वैलिड रिटर्न कंसीडर करेंगे और ऐसे कंसीडर करेंगे कि आपने कभी सिरे से रिटर्न ही जमा नहीं करवाई, ठीक है? और ये बहुत बड़ा आप पर ज़ुल्म है क्योंकि अब आप उसको रिवाइज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कंसीडर ही नहीं कर रहा है आपकी रिटर्न को। और अब आपकी रिटर्न के ऊपर वो आपको 114(4) का नोटिस भी डाल सकते हैं, यानी आप पर 40,000 का जुर्माना भी डाल सकते हैं। सो अगर आपने अपनी ये समझते हो ना कि मैं तो अपनी रिटर्न ठीक नहीं करूँगा, तो मैं बच जाऊँगा कि भई मुझे तो अब वो आपके लिए रिलीफ़ नहीं है कि भई मैं ये कहूँगा कि भई मैंने तो रिटर्न आप ये समझो कि भई मैंने तो रिटर्न जमा करवा दी थी। लेकिन अगर वो रिटर्न ठीक नहीं थी, इनकम्प्लीट थी, तो वो नो रिटर्न कंसीडर की जाती है, इनवैलिड रिटर्न कंसीडर किया जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको 114(4) का नोटिस भी आ सकता है, आपको 40,000 का जुर्माना भी पड़ सकता है 182 के तहत कि अगर आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई। मतलब वो इसी तरह समझा जाएगा कि आपने तो रिटर्न ही नहीं जमा करवाई, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि वेयर रिस्पोंस टू अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 द टैक्स पेयर हैज़ बाय ड्यू डेट। अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि पहला तो ये था कि आपको नोटिस आया, उस पे आपके 2 कंसीक्वेंस थे, एक अच्छे बच्चे वाले, एक गंदे बच्चे वाले। अगर आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई
तो वो सबसेक्शन 4 में हमने देख चुके, मतलब नोटिस का रिस्पॉन्स नहीं दिया। सबसेक्शन 5 में ये कि आपने उस नोटिस का रिस्पॉन्स दे दिया, लेकिन ज़रा ड्यू डेट के बाद दिया, आपने वो अपनी रिटर्न जमा करवा दी। तो आप इस सिचुएशन में बेशक आपने ड्यू डेट के बाद किया है, वो आपकी कंप्लीट रिटर्न ही कंसीडर कर ली जाएगी और उस पर आपको ये सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। अब सबसेक्शन 6 के अंदर टाइम लिमिट बताई हुई है कि जब आपने इनकम्प्लीट रिटर्न जमा करवाई है ना, तो उसके ऊपर नोटिस देने का भी टाइम पीरियड आपके पास एफपीआर के पास ये है कि जिस टैक्स ईयर के अंदर आपने वो रिटर्न जमा करवाई है, उस टैक्स ईयर के एक्सपायर होने के बाद तकरीबन उस टैक्स ईयर के एक्सपायर होने के बाद तकरीबन 6 महीने के अंदर-अंदर वो आपको, मतलब जिस टैक्स ईयर से मतलब वो आपने इनकम्प्लीट रिटर्न जमा करवाई है, उस टैक्स ईयर के एक्सपायर होने के बाद 6 महीने के अंदर-अंदर आपको उससे मतलब ये नोटिस आ सकता है कि जी आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट थी, तो इसको प्रॉपर जमा करवाएँ। अगर 6 महीने तक नहीं आता, तो उसके बाद वो आपको नोटिस नहीं भेज सकते। यानी कि इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि रिटर्न का जो है ना, आप फ़र्ज़ कर लें कि एफपीआर की तरफ से नॉर्मली वैसे अक्टूबर तक टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि टाइम पीरियड तो 30 सितंबर तक ही होता है रिटर्न जमा करवाने का, आपका टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया एफपीआर ने। तो अब इस सिचुएशन में ये होता है आपके साथ कि आपको उन्होंने टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया ना, आपने 30 सितंबर तक जो है वो अपनी रिटर्न जमा करवा दी, ये 2026 की ही, अगर वैसे भी तो आई नहीं, आप 30 सितंबर 2025 तक आपने जमा करवा दी ना, तो पिछले साल की ले लेते हैं। तो अब जो है वो आप इसमें खुद ही 6 महीने ऐड कर लें कि अक्टूबर मार्च तक जो है वो आपको ये नोटिस आ सकता है, अगर वो आपकी इनकम्प्लीट रिटर्न थी, उसके बाद अगर नहीं आया तो फिर अप्रैल में वो आपको आ भी नहीं सकता। अब आ जाती है इधर डिक्शनरी क्लॉज़ेज़ सेक्शन के लास्ट सब सेक्शन की तरफ, जो कि लास्ट सब सेक्शन इस सेक्शन का, इसमें बताया गया है कि अरिथमेटिकल एरर यानी मैथमेटिकल एरर में आ जाती है कि कोई भी आपने जो आप पे ड्यू टैक्स है, यानी कि जो आपने टैक्स पे करना था, अगर आपने उसकी कोई इनकरेक्ट या रॉन्ग कैलकुलेशन कर ली है, तो उसे हम मैथमेटिकल एरर करेंगे। जैसे कि इसमें मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स भी शामिल है। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज़ आप पर 25,000 टैक्स बनता था, आपने 20,000 या 15,000 जो है वो टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो मैथमेटिकल एरर है। अब वो टैक्स जो है वो मिनिमम टैक्स की कैटेगरी का भी हो सकता है, फाइनल टैक्स की कैटेगरी का भी हो सकता है। मतलब नॉर्मल टैक्स तो शामिल है ही, उसके साथ-साथ वो कह रहे हैं कि मिनिमम और फाइनल टैक्स भी इसमें मैथमेटिकल एरर के अंदर शामिल हो सकता है। अब इसी तरह इनकरेक्ट क्लेम से क्या मुराद है? इनकरेक्ट क्लेम से मुराद वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसी आइटम की एंट्री कर दी है अपनी रिटर्न में, जो कि आपके रिकॉर्ड से शो हो रही है कि वो इनएक्यूरेट है, और आपके जो दूसरे आपने रिटर्न में अपने आइटम डिक्लेयर किए हैं ना, उसके साथ वो इनकंसिस्टेंट है। लेट्स सपोज़ मैंने अपनी बिज़नेस इनकम 10 लाख शो की हुई है, लेकिन जब वेल्थ स्टेटमेंट में जाके भी मुझे उस इनकम को डिक्लेयर करना है नॉर्मल इनकम में, तो मैंने वहाँ पर जो है वो 7.5 लाख शो कर दी। यानी मैंने 2.5 लाख का घपला कर दिया। तो ये अपैरेंटली शो हो रहा है मेरी रिटर्न में कि ये मैंने इनकरेक्ट एंट्री कर दी, तो ये इनकरेक्ट क्लेम होगा। इसी तरह जो है वो इनकरेक्ट क्लेम में आ जाता है कि कोई ऐसा टैक्स की पेमेंट मैंने अपनी रिटर्न में लिख दी है जो कि कलेक्शन सिस्टम से वेरिफाइड नहीं है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि मैंने अपनी जो है वो 155 सेक्शन के अंदर टैक्स डिडक्शन के अंदर ये लिख दिया, या 149 के अंदर टैक्स डिडक्शन, जो सैलरी की टैक्स डिडक्शन में मैंने अपना टैक्स डिडक्ट लिख दिया 50,000 रुपए। जबकि मेरा वहाँ पर एफपीआर मालूमात में टैक्स डिडक्टेड था 25,000 रुपए, तो मैंने 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा क्लेम कर दिया, जबकि मेरा तो वो टैक्स डिडक्ट हुआ ही नहीं। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो मेरा इनकरेक्ट क्लेम है। इसी इसके अलावा अगर मैंने कोई ऐसी डिडक्शन क्लेम कर दी, जो कि डिडक्शन इतनी मेरी डिडक्शन नहीं हुई हुई थी, बनती थी स्टैट्यूटरी लिमिट के लिहाज से, जितनी मैंने अपनी रिटर्न के अंदर वो क्लेम कर दी। मतलब इतनी डिडक्शन हो भी नहीं सकती थी रेलेवेंट परसेंटेज ऑफ फार्मूला के मुताबिक, जितनी मैंने वो डिडक्शन क्लेम कर दी, तो वो भी इनकरेक्ट क्लेम है। लेट्स सपोज़ अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपकी 7 लाख के ऊपर 15,000 पे टैक्स डिडक्ट होना था, और मैंने कहा कि मेरा तो 20,000 टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है, तो मैंने एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर दी, जबकि इतनी बनती ही नहीं थी, तो वो भी मेरी इनकरेक्ट क्लेम ही कंसीडर की जाएगी। तो इसी के साथ जो हमारा सेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया है, सेक्शन 120। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे, हो सकता है किसी और चैप्टर का सेक्शन भी कवर कर लें। सो जो है वो अ, अभी तक के लिए जो हमारा ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको ये सेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा।